कांग्रेस का चुनावी और सत्ता परिवर्तन का मॉडल अनोखा होता जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब मॉडल के बाद पेश हुआ है कर्नाटक मॉडल। सहमति बनाम संघर्ष के बीच का फॉर्मूला हिट होगा या फ्लॉप, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। अस्थायी समाधान ही कहीं कांग्रेस का नया ट्रेंड न बन जाए, इसका संगठन पर असर तो होगा ही। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की मुख्य धारा की राजनीति में कभी एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज एक ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति से गुजर रही है कि उसे अब अपनी ही छाया से डर जैसा लगने लगा है। बहुत से लोगों को इससे इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन कर्नाटक के हालिया घटनाक्रम ने पार्टी की अंदरूनी कमजोरियों को एकदम से सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पार्टी ने लंबी जद्दोजहद और राजनीतिक खींचतान के बाद सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाकर डीके शिवकुमार को कमान सौंपने का फैसला किया है। इस सियासी घटनाक्रम को महज एक राज्य के नेतृत्व परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आक्रामक राजनीति के इस दौर में अब इस तरह का घटनाक्रम अक्सर पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। 2014 के बाद से लगातार चुनावी पराजय झेल रही कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति अब किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सिद्धारमैया को हटाने का उसका फैसला राज्य के सत्ता संतुलन में अस्थायी समाधान तो माना जा सकता है, लेकिन इसका क्या असर होगा यह अभी देखा जाना बाकी है। कांग्रेस के भीतर का संतुलन भी कर्नाटक की तरह ही अस्पष्ट और असहज दिखाई दे रहा है, जिसके कारण दूसरे राज्यों में भी उसका संगठनात्मक स्वरूप पूरी तरह लुंच-पुंच अवस्था में है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कर्नाटक के घटनाक्रम से कांग्रेस के भीतर एक नया तूफान पैदा होने की संभावना है, जो इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को बुरी तरह झकझोर देगी, या फिर पार्टी के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। कर्नाटक के घटनाक्रम ने बहुत से सियासी सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए हैं, जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लगातार चुनावी पराजय झेल रही भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस कर्नाटक में इस समय एक गहरे राजनीतिक धर्म संकट से जूझ रही है। राज्य में मुख्यमंत्री बदलकर उसने सियासी तूफान को थाम तो लिया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने उसकी अंदरूनी कमजोरी को ही बेपर्दा कर दिया है। जिस तरह से आलाकमान के निर्देश पर पार्टी ने सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, वह सियासी नजरिए से दूरदर्शिता का परिचायक तो कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री बदलने से समस्या का स्थायी हल निकल चुका है, या फिर कोई और नई समस्या पनपेगी। कांग्रेस का अतीत इस बात की चुगली करता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए जहां एक ओर सत्ता संतुलन मायने रखता है, तो वहीं दूसरी ओर एक स्थिर और टिकाऊ सरकार की चुनौती उसके समक्ष मौजूद है, जो चुनावी मुद्दा भी 2028 के विधानसभा चुनाव में बनेगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री बदलने की लगातार चल रही चर्चाओं को सही साबित करके और अपना नया मुख्यमंत्री घोषित करके उसने कर्नाटक के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी इस समय देश की राजनीतिक परिस्थितियों में हाशिए पर पहुंच चुकी है। कर्नाटक के अलावा तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में ही वह सत्ता में है। पार्टी का संगठन पूरी तरह निष्प्रभावी और लुंच-पुंज नजर आ रहा है। ऐसे में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का पूरा घटनाक्रम पार्टी के लिए नया संकट पैदा कर सकता है। चलिए कर्नाटक का सत्ता संतुलन समझते हैं। इसके लिए पहले कर्नाटक कांग्रेस के मौजूदा समीकरण को समझना जरूरी है। कर्नाटक में निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जनाधार और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता माने जाते हैं, जबकि संभावित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार संगठन, संसाधन और रणनीतिक राजनीति के मजबूत स्तंभ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में दोनों की बड़ी भूमिका रही थी, इसलिए वहां सत्ता संतुलन शुरू से ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। पार्टी को उम्मीद है कि अब डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बदलना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन का प्रश्न बन चुका था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। ऐसे में स्वयं सवाल है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच का संतुलन कैसे बदला और क्या मुख्यमंत्री बदलने से इसका हल निकल सकता है। तो इसका जवाब होगा कि सैद्धांतिक रूप से
नेतृत्व परिवर्तन से असंतोष कम किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में ऐसा प्रयोग हमेशा सफल नहीं होता। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बदलाव सहमति से हुआ या दबाव में, सत्ता हस्तांतरण सम्मानजनक हुआ या टकरावपूर्ण, संगठन और विधायकों का समर्थन किसके साथ रहे और जनता इसे स्थिरता माने या आंतरिक संघर्ष। क्योंकि यदि बदलाव समझौते की तरह दिखाई दिया है तो कांग्रेस इसे संतुलन की राजनीति कह सकती है, लेकिन विपक्ष इस लंबी चली खींचतान को अस्थिरता के रूप में ही पेश करेगा। क्या कहता है कांग्रेस का तल्ख अतीत, चलिए झांकते हैं। कर्नाटक का घटनाक्रम समझने के लिए कांग्रेस के अतीत पर नजर डालना जरूरी है। पार्टी के भीतर की हालत अब किसी से छिपी नहीं है। चुनावी हार दर हार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर दिया है। इसलिए पार्टी के भीतर अक्सर नेता बदलने का घटनाक्रम चलता रहता है। कांग्रेस के भीतर का सत्ता संतुलन इतना जटिल है कि वहां सब कुछ आसानी से नहीं होता। इसके लिए कई उदाहरण हैं। पहला है राजस्थान मॉडल, जिसमें बदलाव टला लेकिन संघर्ष बढ़ा। वहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय तक नेतृत्व संघर्ष चला। फिर भी कांग्रेस हाईकमान स्पष्ट निर्णय लेने से बचता रहा। नतीजा यह निकला कि सरकार लगातार अंदरूनी तनाव में रही और युवा बनाम वरिष्ठ नेतृत्व की बहस तेज हुई। इससे चुनावी नैरेटिव कमजोर हुआ और अंततः प्रदेश सत्ता भाजपा के हाथों गंवानी पड़ी। यह उदाहरण बताता है कि निर्णय टालना भी कभी कभी संकट को लंबा कर देता है और विनाशकारी प्रभाव छोड़ता है। कांग्रेस के इस अबूझ अतीत का दूसरा उदाहरण मध्य प्रदेश मॉडल भी है, जहां असंतोष की कीमत पार्टी ने सत्ता गंवाकर चुकाई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बढ़ते असंतोष को समय रहते नहीं संभाला गया। आखिरकार सिंधिया समर्थक विधायकों के जाने से कांग्रेस सरकार गिर गई। यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबक बना कि केवल हाईकमान नियंत्रण हर बार पर्याप्त नहीं होता। इसके बाद नंबर आता है पंजाब मॉडल का, जिसने साबित किया कि नेतृत्व परिवर्तन उल्टा भी पड़ सकता है। पंजाब में कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। उद्देश्य था सत्ता विरोधी लहर को कम करना और सामाजिक समीकरण मजबूत करना, लेकिन पार्टी के भीतर विभाजन और बढ़ गया। इससे संगठनात्मक भ्रम पैदा हुआ और चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। इससे यह संदेश गया कि देर से किया गया नेतृत्व परिवर्तन हमेशा लाभकारी नहीं होता। आखिर कांग्रेस का असली धर्म संकट क्या है? कांग्रेस के सामने फिलवक्त 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, स्थिरता बनाम महत्वाकांक्षा, यानी यदि बदलाव नहीं हुआ तो एक धड़ा असंतुष्ट रह सकता है, यदि बदलाव हुआ तो दूसरा धड़ा अस्थिर हो सकता है। दूसरा, दक्षिण भारत का राजनीतिक महत्व, जहां कर्नाटक फिलहाल दक्षिण भारत में कांग्रेस की सबसे बड़ी सत्ता है। यह राज्य केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का केंद्र बन चुका है। तीसरा, भाजपा को अवसर न मिले। भाजपा लगातार कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर नजर रखे हुए है, इसलिए कांग्रेस जानती है कि सार्वजनिक संघर्ष विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे सकता है। अब क्या हो सकता है आगे? कांग्रेस संभवतः विभिन्न रास्तों पर विचार कर रही होगी, जिसमें पहला है समयबद्ध सत्ता परिवर्तन और फिर संगठन और सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों का बंटवारा। मुख्यमंत्री बदलने के बाद उसकी सबसे संभावित रणनीति फिलहाल यही दिखती है कि पार्टी किसी भी बदलाव को संघर्ष नहीं बल्कि सहमति के रूप में प्रस्तुत करना चाहेगी। वास्तव में अतीत कांग्रेस को यह सिखाता है कि नेतृत्व परिवर्तन न करना भी जोखिम है और गलत समय पर करना उससे बड़ा जोखिम। इसलिए कर्नाटक में पार्टी इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर चुकी है, क्योंकि यह गलती केवल राज्य सरकार के नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक संदेश को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन यानी मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय बेहद सावधानीपूर्वक लिया गया है, क्योंकि पार्टी को यह एहसास है कि सत्ता परिवर्तन की आंतरिक राजनीति कई राज्यों में उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति से बचना चाहती दिख रही थी और उसने डीके शिव कुमार के धैर्य और प्रयासों को ग्रेस दिया। लेकिन यह भी तय है कि कर्नाटक के घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियों को पूरी तरह उजागर कर दिया है।
पार्टी के भीतर से अब वैसी आवाजें उठनी शुरू हो सकती हैं जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक का घटनाक्रम कांग्रेस के लिए क्या परिणाम लेकर आता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।